स्टार्ट करते कैलकुलस से। ठीक है, ये मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा वेक्टर्स था, वेक्टर्स जो हम करते थे। सेकंड पार्ट है कैलकुलस। ठीक है, अभी कैलकुलस में भी अलग से 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका लिमिट, उसके बाद दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएशन, और तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन। ठीक है, सो लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ऐसे टोटल 3 पार्ट होते हैं कैलकुलस में। अभी ये फिजिक्स में क्यों यूज हो रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में वेक्टर्स में डिस्कस किया था फोर्सेस से कि क्यों हमें वेक्टर्स यूज करना पड़ता है। सिमिलरली अभी मैं एक ब्रीफली आपको बता दूंगा कि कैलकुलस क्यों यूज करते हैं हम फिजिक्स में। इनफैक्ट कैलकुलस बनाया गया है फिजिक्स के लिए। कैलकुलस जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है वो काइंड ऑफ डिस्कवर हुई थी फॉर फिजिक्स। अभी तो उसके एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, और ये वन ऑफ द, बोलते हैं ना, बहुत, मेरी तो बहुत फेवरेट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, कैलकुलस। और एग्जैक्टली ये क्यों है तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो देखो, अभी मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो मुझे क्वेश्चंस के सीधे सीधे आंसर देना। ठीक है, सपोज ये हमारी एक रोड है, सपोज ये एक रोड है, और इस रोड पे एक छोटी सी कार बना दो। इस रोड पे हम एक छोटी सी कार बना देते हैं। ठीक है, कोई आर्टिस्ट तो नहीं हूं मैं, बट चलेगा। एक कार ऐसी है, अभी ये कार जो है, सपोज ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट बी तक जा रही है। पॉइंट ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी तक जाएगी। ठीक है, अभी सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने को इसे टोटल टी टाइम लग रहा है। टी टाइम लग रहा है, सो मुझे बता सकता है कार की वेलोसिटी कितनी होगी। कहना ऐसी कार की जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इस केस में डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस ए बी, और टाइम टेकन इज स्मॉल टी। सो ए बी अपॉन स्मॉल टी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हो गई ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी एवरेज वेलोसिटी मीनिंग एक लॉन्ग ड्यूरेशन में टोटल एक नेट वेलोसिटी, काइंड ऑफ एक एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कार की, वो हमें इससे पता चलता है। लेकिन अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज देखें, सो कभी कोई हमारा व्हीकल जो होता है वो हमेशा फास्ट, बेसिकली हमेशा एक सेम स्पीड में नहीं ट्रैवल करेगा, उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड अलग अलग होती है, और वो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होती। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट सी पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, सो वो वेलोसिटी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटली एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। आई मीन जब जब भी तुम गाड़ी चलाते हो, बाइक या फिर कार चलाते हो, तो जो स्पीडोमीटर पे जो इंडिकेटर दिखाता है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं दिखाता, वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है वो दिखाता है। ठीक है, तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू एवरेज वैल्यू। अब तक बचपन में जो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, ठीक है, वो तो एवरेज वैल्यू होती थी, डिस्टेंस ले लो, टाइम ले लो, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर लो, हमें एवरेज वैल्यू मिल गई। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है वो चाहिए। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है देख लो। ठीक है, कि मुझे पॉइंट सी पे एग्जैक्टली कितनी वेलोसिटी वो निकालना है। अभी मैं बोलूंगा कि चलो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए, जो हमारा कन्वेंशनल वे है, जो हमारा पुराना तरीका है डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई कर लगाने का, वही अप्लाई करके देख लेते, पता चल जाए वेलोसिटी इसी से आ जाए। तो मैंने बोल दिया चलो मुझे वी इंस्टेंटेनियस निकालना है एट सी, तो मैं बोल दूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम सी। तो मेरी गाड़ी सी से स्टार्ट हो रही है और सी पे खत्म हो रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, जीरो कवर हुआ है, डिस्टेंस जीरो कवर हुआ है। और सी पे ही स्टार्ट हो रही है, उसे सी पे आने में कितना टाइम लगेगा, उसे जीरो टाइम लगेगा, 0 सेकेंड्स लगेगा। तो यहाँ पे 0/0 आ जाता है, और 0/0 की वैल्यू क्या होती है, वी डोंट नो। 0/0 एग्जैक्टली होता कैसा है, वी डोंट नो। ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता क्या है, ये डिटेल में हम मैथ्स में पढ़ेंगे। बट हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है, हमने जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखी, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब निकालने गए तब 0/0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका कुछ मेथड बता सकते हो मुझे, तुम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो, तो एक चीज तो हमें पता चल रही है कि कन्वेंशनल वे से, पुराने तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और सिर्फ वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन हो गया, बहुत सारी चीज होगी फिजिक्स में, ठीक है, जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, और सब में यही इशू आता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसे इवेलुएट नहीं किया जा सकता, ऐसे इवेलुएट नहीं किया जा सकता, सो उसे एक अलग टेक्निक है। सो न्यूटन ने क्या सोचा, न्यूटन ने बोला ठीक है चलो हम इंस्टेंटेनियस तो नहीं निकाल सकते कन्वेंशनल वे में, एक और तरीका देखते हैं।
न्यूटन ने क्या बोला कि चलो इस डिस्टेंस को छोटा कर लेते हैं। अभी गाड़ी जो है, सपोज ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। सो अभी ये वाले ए पॉइंट से ये वाले बी पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस है, उससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। और सिंस ये वैल्यू छोटी है कंपेयर टू बड़ा वैल्यू, सो हमें काइंड ऑफ ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। सो न्यूटन ने बोला ठीक है चलो अभी इतना छोटा कर ही दिया तो इसे और छोटा कर देते हैं। चलो ए पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और बी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, डिस्टेंस और थोड़ा छोटा हो गया, टाइम थोड़ा और कम लगेगा और वैल्यू थोड़ी और एक्यूरेट मिलेगी। बेसिकली उस पॉइंट के नजदीक जितना ज्यादा रह सकते हैं हम उतना ज्यादा रहेंगे। सो न्यूटन ने बोल दिया चलो कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है ये इतना ज्यादा नजदीक ले लेंगे, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है इसे इतना ज्यादा नजदीक ले लेंगे सच दैट वो पॉइंट सी के आसपास ही आ जाएगा, एकदम उसकी लेंथ इन्फिनिटिज्मल हो जाएगी। इन्फिनिटिज्मल का मीनिंग होता है कि एकदम छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, सो न्यूटन ने यहाँ पे एक नोटेशन दिया। न्यूटन ने क्या बोला कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज गिवन बाय ए बी अपॉन डेल्टा टी। ए बी तो लेंथ हो गई, बेसिकली जितना कम कर सकते उसे उतना कम कर देंगे, सो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, सो ऑब्वियसली टाइम भी कम ही लगेगा। और उसने यहाँ पे एक नोटेशन इन्वेंट किया लिमिट का, कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। सो मतलब हम लोग उतने डिस्टेंस को, टाइम को इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि हमें अप्रोक्सीमेटली मतलब एक काइंड ऑफ एक एक्यूरेट आंसर ही मिल जाएगा कि एग्जैक्टली सी पे वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, अब ये टेंडिंग का मीनिंग समझो। टेंडिंग का मीनिंग क्या होता है? न्यूटन ने यहाँ पे बताया कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करना है। अब ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इज नॉट इक्वल टू बेसिकली डेल्टा टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम जीरो के एग्जैक्टली इक्वल कर दे तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाएगा, और जीरो बाय जीरो में हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जीरो बाय जीरो आ रहा है तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, जीरो बाय जीरो नहीं हो रहा है तो उसे बहुत छोटा कर देते, बहुत 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 ज्यादा छोटा कर देते, और उसे ऐसे डिनोट कर दिया गया कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो का मीनिंग होता है कि वो जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक है, इन्फिनिटिज्मली नजदीक है, बट एग्जैक्टली जीरो के बराबर नहीं है। तो न्यूटन ने ये देखा जाए। अभी सबसे पहले टेंडिंग को जरा और अच्छे से समझ लेते हैं, एग्जैक्टली टेंडिंग होता क्या है। ठीक है, अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है और नीचे फ्लोर है। एक दीवार है, एक फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, अभी यहाँ पे तुम खड़े हो। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए तुम्हें कि हर एक सेकंड में तुम्हें तुम्हारे और दीवार के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस कवर करना है, ये तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे हम? पहले एक सेकंड में मेरे और दीवार के बीच में इतना डिस्टेंस है, सो मैं इसका आधा डिस्टेंस कवर कर दूंगा। सो मैं यहां पे आ जाऊंगा। अभी दूसरे सेकंड में क्या करूंगा? मेरे और दीवार के बीच में जितना डिस्टेंस है मुझे उसका आधा डिस्टेंस कवर करना है, सो मैं यहां पे आ जाऊंगा। ये फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे आ गया, मैं ये सेकंड सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा। अभी थर्ड सेकंड में कहाँ पे जाऊंगा? मेरे और दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस है मैं उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दूंगा, सो मैं थर्ड सेकंड में यहाँ पे आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताओ मैं कितने टाइम बाद दीवार के पास पहुंचूंगा? कोई मुझे ये बता सकता है? कोई मुझे इस चीज का आंसर दे सकता है कि मुझे दीवार में पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? एनीवन बता दो मुझे। नो सर, नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते? क्यों भाई? 3 सेकंड, साक्षी बोल रही 3 सेकंड। सर आधा आधा जाते जाएंगे तो जितना छोटा डिस्टेंस होगा उसका आधा करेंगे जाएंगे ना। एग्जैक्टली, आधा आधा अगर चलते जाएंगे हम, सो पूरा डिस्टेंस कभी कवर नहीं कर पाएंगे। हमेशा वो जो नेक्स्ट हाफ है वो तो बच ही जाएगा, नेक्स्ट हाफ है वो तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलेंगे कि एज टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब टाइम जितना ज्यादा लेगा उतना जो डिस्टेंस है मेरे और दीवार के बीच में, मेरे और वॉल के बीच में जितना डिस्टेंस है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, बट वो एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होगा। तो तुम्हें अब अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम इन्फिनिटिज्मल बोलते हैं। इन्फिनिटिज्मल का मीनिंग होता है कि बहुत छोटा। इन्फिनिटिज्मल का मीनिंग होता है बहुत छोटा, लेकिन एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल क्या? सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, या फिर चलो मेरे पास एक चीज का स्लाइस है। अभी इसमें सेम कंडीशन, मैंने बोल दिया कि एक सेकंड में मैं उसकी आधा खाऊंगा, दूसरे सेकंड में जितना बचा है उसका आधा खाऊंगा, तीसरे सेकंड में और जितना बचा है उसका आधा खाऊंगा। तो ऐसे हमेशा आधा 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 मैं खाते जाऊंगा। सो फिर भी देखा है तो हमेशा एक छोटा टुकड़ा तो बचेगा, एक छोटी वैल्यू तो बचेगी।
ठीक है, तो ये होता है इन्फिनिटिसिमल। तो टेंडिंग टू जीरो का मीनिंग ये होता है। तो सब लोग को इतना क्लियर है कि एग्जैक्टली टेंडिंग टू जीरो का मीनिंग क्या है, कि वो जीरो के बराबर नहीं है लेकिन जीरो के बहुत करीब है। सब लोग को इतना क्लियर है तो ये बताओ, मुझे थम्स अप दे दो अगर क्लियर। अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे बेसिकली। मुझे उसकी वैल्यू बताओ, बेसिकली उसका आंसर देने का ट्राई करो, ठीक है। सपोज वी हैव एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ से लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर प्लस 5, ये पूछा है। अभी इसका मीनिंग क्या है कि ये एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 के नजदीक जाएगी, 4 के बहुत करीब जाएगी, तो ये ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल फंक्शन किसके नजदीक जाएगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना एक्चुअली बहुत इजी है, बिकॉज मैं बोल दूंगा ठीक है डायरेक्टली x की वैल्यू 4 ही इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो कौन से वैल्यू के नजदीक जा रहा है ये फंक्शन, ये हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ पे सिंपली हम x के बदले 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 विच इज नथिंग बट 16 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 21। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एज x टेंड्स टू 4, जैसे x 4 के नजदीक जाएगा वैसे वैसे जो फंक्शन है वो हमारा 21 के नजदीक जाएगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, ये f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x, या फंक्शन ऑफ x इन दिस केस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। सो एज x टेंड्स टू 4 योर f ऑफ x टेंड्स टू 21, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, एकदम बेसिक सा एग्जांपल ले लो, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2, योर लिमिट x टेंड्स टू 0, योर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आ रहा है यहाँ पे, cos x प्लस क्या बोल देंगे, cos x प्लस x ही ले लो, cos x प्लस x प्लस 1, ठीक है। एक ऐसा कोई भी आर्बिट्री मैंने एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ x क्या है हमारा, यहाँ पे f ऑफ x है cos x प्लस x प्लस 1। अभी सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 0 के नजदीक जाएगी, सो ये फंक्शन की वैल्यू कौन से वैल्यू के नजदीक जाएगी। सो इस केस में भी ये बहुत आसान है, ठीक है। इस केस में हम सिंपली x की वैल्यू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो ये बन जाएगा cos ऑफ 0 प्लस 0 प्लस ये 1 तो 1 ही रहेगा। अभी cos ऑफ 0 क्या होता है, cos ऑफ 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, वन एंड द सेम थिंग, वो 1 होता है। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, ये 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि एज योर x टेंड्स टू 0 योर फंक्शन योर f ऑफ x इट टेंड्स टू 2, ठीक है। चलो यहाँ तक तो लिमिट लिमिट इजी था, कुछ आई मीन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, तो लग रहा है कि अरे ये तो बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दूं, चलो अभी मैं आपको एक ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आंसर तुम लोग मुझे दोगे, ठीक है। व्हाट इज दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अगर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, सो इसका वैल्यू कौन बताएगा मुझे, चलो जरा दिमाग लगा और बताओ इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। अभी जो पुराना वाला मेथड है, पुराना वाला मेथड क्या है कि x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकाल लो, ठीक है। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है। अगर वो हम करने जाएंगे, x की वैल्यू 2 इसमें डालने जाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 4 माइनस 4 0, ऊपर 0 नीचे भी 0, कुछ आंसर नहीं निकल रहा है, इससे कुछ आंसर नहीं निकल रहा है हमारा, ठीक है। तो इसे कैसे इवैल्यूएट करें, सो देखो ये टेक्निक्स होते हैं लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसे इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये x स्क्वायर माइनस 4 है, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं, वो आइडेंटिटी जो हम हमेशा यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे जो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ये बराबर होगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के। तो वो यहीं पे लिख देंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 द होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो x माइनस 2 और x माइनस 2 वाला फैक्टर है कैंसिल हो रहा है, अभी सिर्फ यही बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू अभी इसमें डायरेक्टली 2 डाल सकते हैं, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। सो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 4 है। सो मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि ये आपका f ऑफ x है, ये आपका f ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। ये एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है,
अगर मैं x इक्वल टू इस फंक्शन में डालता हूं, सो मुझे आंसर 0/0 आ रहा है, विच इज नॉट डिफाइंड। सो एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है। बट अगर मैंने इसके क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा कि चलो 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन 2 के नजदीक की अगर कोई वैल्यू डाल दो, अगर 2 के बहुत नजदीक मेरा फंक्शन जा रहा है, अगर 2 के बहुत नजदीक मेरा फंक्शन जा रहा है, तो मेरा फंक्शन कौन से वैल्यू पे टेंड होना चाहिए? सो उसका आंसर है 4। सो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एज योर x टेंड्स टू 2, योर f ऑफ x टेंड्स टू 4, योर f ऑफ x टेंड्स टू 4। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या, आई मीन इसका एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है, यहाँ पे x की वैल्यू है और यहाँ पे हमारी फंक्शन की वैल्यू है x² - 4 अपॉन x - 2। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है मेरे फोन में, तो मेरे साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल देता हूं मैं। कैलकुलेटर ले लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा? सबसे पहले मैं x की वैल्यू, चलो मुझे मैं एग्जैक्टली 2 तो नहीं डाल सकता, तो मैं x की वैल्यू 1.9 डालूंगा। 2 के नजदीक है 1.9। सो मुझे बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है 1.9 का स्क्वायर -4 अपॉन 1.9 - 2। बेसिकली x के बदले मैं ये डाल रहा हूँ, मैं x के बदले 1.9 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.9 का स्क्वायर -4 अपॉन 1.9 - 2। अगर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसका आंसर निकल के आ रहा है 3.9। इसका आंसर निकल के आ रहा है 3.9। ठीक है, अभी मैं x की वैल्यू 1.99 डालता हूँ, मैं x की वैल्यू 1.99 डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर अभी मैं 2 के और नजदीक जा रहा हूँ, देखो 1.99 1.9 से ज्यादा नजदीक है 2 के, सो मुझे बस x के बदले अभी 1.99 डालना है। सो अगर मैं 1.99 डालूं, तो मुझे यहाँ पे इस चीज का आंसर आ जाएगा 3.99। अगर मैं इसमें 1.999 डालूं तो इसका आंसर आ जाएगा 3.999। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, क्या चीज पता चल रही है? कि अगर x की वैल्यू 2 के बहुत नजदीक जाएगी, तो x की वैल्यू 2 के जितना ज्यादा नजदीक जाते जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू उतने ही 4 के नजदीक जाएगी। तो इसीलिए ये नोटेशन है, एज x टेंड्स टू 2, y f ऑफ x टेंड्स टुवर्ड्स 4। तो सब लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे दो। अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम एग्जैक्टली देखेंगे कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का? ठीक है, सो एक मैं ये बना लेता हूं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, सपोज ये वाली वाई एक्सिस हो गई और ये वाली एक्स एक्सिस हो गई, थोड़ा नामकरण भी कर देंगे। ठीक है, ये गई अपनी एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो होती है एक्स एक्सिस, और ये वाली हो गई वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अभी मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं, अभी मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं। ठीक है, लेट्स से स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगी, लेट्स से ये वाला एंगल। अच्छा, इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बोलते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की। तो उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से इसे थीटा बोलते हैं। ठीक है, सो tan थीटा जो होता है ना, वो स्लोप का फॉर्मूला होता है। योर स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री 1/√3 आपके स्लोप की वैल्यू होगी। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, अगर वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, वैसे बाय द वे से इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री है तो स्लोप का वैल्यू 1 बन जाएगा, बिकॉज tan ऑफ 45 1 होता है। अगर इंक्लिनेशन की वैल्यू 60 डिग्री है तो tan ऑफ 60 डिग्री इज √3, तो स्लोप का वैल्यू √3 बन जाएगा। तो सब लोग को इतना क्लियर एग्जैक्टली है क्या? ये स्लोप का एक फॉर्मूला है। अभी स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सपोज जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है। लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया x1, y1, और ये वाला पॉइंट हो गया x2, y2। ठीक है, तो स्लोप, इस केस में स्लोप का वैल्यू बन जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये tan थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। सो ये होता है स्लोप। बेसिकली स्लोप का मीनिंग क्या होता है? एक लाइन कितनी ज्यादा टिल्टेड है,
या फिर एक लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है उसका एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, अगर लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड है तो स्लोप का वैल्यू कम आएगा, लाइन अगर ज्यादा इंक्लाइंड है तो स्लोप का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। अगर लाइन अगर नेगेटिवली इंक्लाइंड है, आई मीन अगर उसका एंगल एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। सो स्लोप से हमें क्या पता चलता है, स्लोप से हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है, कितनी ज्यादा चढ़ान है। ये सब लोग क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो कि एग्जैक्टली स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। लेट्स से हम एक फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से हम कोई एक फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये रैंडमली कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x बाय cos x, sin स्क्वायर x, tan x, log x, e रेज़ टू x, कुछ भी ले लो, नेम इट। ठीक है, ये हमारा कोई एक फंक्शन है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, एक रैंडमली सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ, ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन के ऐसा कुछ ऐसा निकल रहा है। ठीक है, कैसा भी एक स्मूथ ग्राफ है ये। अभी मैं तुमसे पूछूं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं ए, और यहाँ पे अलग से मैं एक पॉइंट ले रहा हूं बी। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है किसी भी कर्व पे, किसी भी फंक्शन पे दो पॉइंट्स को जोड़ती हुई लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं। आई मीन हमने सर्कल्स में पढ़ा था सीकेंट का मीनिंग कि दो पॉइंट्स को कट करने वाली, बट इट इज ट्रू फॉर एनी जनरल फिगर, इट इज ट्रू फॉर एनी जनरल फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट्स से ये एक लाइन बना रहा हूँ, ये हमारी सीकेंट हो गई, ये हमारी सीकेंट हो गई, जो ए से पास हो रहा है और बी से भी पास हो रहा है, ये सीकेंट हो गई। ठीक है, वन सेकेंड। ये तुम लोग कुछ तो बोलो। लेट्स से ये एक सीकेंट है। ठीक है, अभी मुझे पॉइंट्स देखने हैं, मुझे पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, लेट्स से ये वाला जो एक्स है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, और y कोऑर्डिनेट y1 है। एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। तो कुछ ऐसा, बेसिकली एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस है x1 और y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस है y1। सिमिलरली जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2। ठीक है, तो अगर मैं यही चीज देखूंगा समवॉट लाइक दिस, तो इसका x के अलोंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके x के अलोंग डिस्टेंस हो जाएगा x2, इसका x के अलोंग डिस्टेंस है x2, और y के अलोंग कितना डिस्टेंस है, y के अलोंग डिस्टेंस है y2। यहाँ पे मैं बता रहा हूं ऐसे, y के अलोंग डिस्टेंस है y2, दैट्स इट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, चलो इसका स्लोप का वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, ये ए बी का स्लोप कितना है। सो हमें पता है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स है, सो जब भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो बन जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप निकल के आ जाता है। अभी लेट से इसे डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है इसे डेल्टा एक्स बोलते हैं। डेल्टा एक्स इज नथिंग बट योर चेंज इन एक्स, इट इज x2 माइनस x1। ठीक है, और इस वाले को डेल्टा वाई बोलते हैं, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस, इसे डेल्टा वाई बोलते हैं, चेंज इन वाई बोलते हैं। सो चेंज इन वाई और डेल्टा वाई इज नथिंग बट y2 माइनस y1। सो ओवरऑल ये क्या बन रहा है, ओवरऑल ये बन रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, आई मीन अच्छा, अभी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इज नथिंग बट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो मुझे बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये पॉइंट इज नथिंग बट x2 कॉमा एफ ऑफ x2, और ये वाला पॉइंट इज नथिंग बट x1 कॉमा एफ ऑफ x1। सो x2 कॉमा एफ ऑफ x2 एंड x1 कॉमा एफ ऑफ x1। सो y2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, y2 के बदले में एफ ऑफ x2 लिख सकता हूँ, और y1 के बदले एफ ऑफ x1 लिख सकता हूँ, द होल अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा। सो यहाँ पे मैं अलग से स्लोप लिख रहा हूँ मेरे स्ट्रेट लाइन का, स्लोप ऑफ ए बी, ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है
एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो सब लोग को इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो थम्स अप दे दो मुझे। नहीं समझ में आ रहा तो बिंदास पूछो, नहीं और अगर समझ में आ रहा तो एक थम्स अप दे दो कि एग्जैक्टली अब तक हमने क्या किया है वो समझ में आना चाहिए। किसी को नहीं समझ में आया? थम्स अप लेट आ रहे तुम्हारे। ओके फाइन, एक बार फिर से बता देते हो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, मुझे मेरा लास्ट इंटेंशन ये है कि मुझे ए बी की स्लोप निकालनी है, ए बी की मुझे स्लोप निकालनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वो सबका मीनिंग बताता हूँ। सपोज योर फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट से एक्स स्क्वायर प्लस टू। एक बेसिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, सो सपोज मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, सो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, y तुम्हारा एफ ऑफ 1 हो जाएगा। x की वैल्यू मुझे 1 डालनी है तो ये बन जाएगा 1 प्लस टू विच इज नथिंग बट 3। फिर x की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, सो वो हो जाएगी एफ ऑफ 2 विच इज नथिंग, मुझे x के बदले 2 डालना है, सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज नथिंग बट 6। सो ये होता है एफ ऑफ 1। सो बेसिकली सपोज अगर मैं इसे x1 बोल दूं, इसे x2 बोल दूं, सो यहाँ पे एफ ऑफ x1 जो है वो 3 निकल के आ जाएगा, एफ ऑफ x2 जो है वो 6 निकल के आ जाएगा। मतलब y1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू 6 है। अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 होता क्या है? ये लिखने के तरीके है, बस ये लिखने के तरीके हैं। साइश को समझ में आया? बाकी लोग मास, प्रिंस, साक्षी, ओमकार प्लीज बता दो। नहीं नहीं समझ में आया तो बिंदास बोलो। देखो हार्ड चीज है, चीज हार्ड है एक्चुअली, बट एक बार समझ गए। मैथ्स में तो ऑब्वियसली बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैथ्स में सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब एफ एक्स की वैल्यू x1 है तब y की वैल्यू एफ ऑफ x1 होगी, और जब x की वैल्यू x2 है तब y की वैल्यू एफ ऑफ x2 होगी। तो बस स्लोप होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। सो y1 के बदले एफ ऑफ x1 लिखा है और y2 के बदले एफ ऑफ x2 लिखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। सब लोग इतना क्लियर है? फिर अभी ये स्लोप ऑफ ए बी को एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 मैंने क्यों लिखा है? सब लोग इतना क्लियर है तो थम्स अप दे दो। ओके ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स से ये जो डेल्टा एक्स है उसे एच बोल दो, इसे एच बोल दो। ठीक है, सो x2 माइनस x1 जो है वो स्मॉल h के बराबर है। सो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा x1 प्लस h। तो मुझे बस x2 के बदले x1 प्लस h सब्सटीट्यूट करना है। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 द होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के बदले में h डाल रहा हूं, के बदले h डाल रहा हूं, तो ये सिंपली ये आ रहा है। अभी अभी सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि h की वैल्यू 0 पे टेंड कर देंगे, h की वैल्यू 0 पे टेंड कर देंगे। अगर मैं h की वैल्यू 0 पे टेंड कर रहा हूं तो हमारा जो x2 है, x2 तो x1 प्लस h है, x2 जो है वो x1 प्लस h है। सो x2 किधर टेंड करेगा, अगर h 0 पे टेंड करेगा, कहना है x2 जो है वो x1 पे टेंड करेगा, x2 की वैल्यू जो है वो x1 की वैल्यू की तरफ टेंड करेगी, x1 की वैल्यू की नजदीक जाएगी। और अगर x1 x2 की तरफ जा रहा है सो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 के नजदीक जाएगा। ठीक है, आई मीन h की वैल्यू छोटी छोटी आ जाएगी तो सबसे पहले x2 इधर आएगा, फिर x2 और नजदीक आएगा, फिर x2 और नजदीक आएगा, धीरे धीरे ये x1 के नजदीक आता जाएगा, धीरे धीरे x1 के नजदीक आता जाएगा। सो अलग अलग केस में, अलग अलग केस में हमारा सीकेंड कैसे बन रहा है, ये सीकेंड अगर ये सीकेंड कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे आ रहा है सीकेंड हमारा कुछ ऐसा। ठीक है, फिर अगर वो और नजदीक जा रहा है, अगर वो और नजदीक जा रहा है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ए से तो पास करेगा ही, लेकिन फिर यहां से पास करेगा, ऐसे कुछ पास करेगा, ठीक है। फिर लेट्स से वो कुछ और नजदीक जा रहा है, ठीक है। तो जब वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, जब वो जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा नजदीक चले जाते जाएगा, तो कहना से एक टाइम ऐसा ऐसा होगा कि ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। आई मीन x2 जब x1 के नजदीक जा रहा है, तो जो सीकेंड जो है वो धीरे धीरे टैंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, ये नोट पे आगे का पूरा डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ कि एज योर x टेंड्स टू जीरो, h नहीं, एज योर h टेंड्स टू जीरो, तो सीकेंड ए बी इज टेंडिंग टू या फिर इज कन्वर्टिंग टू टैंजेंट एट ए, टैंजेंट एट ए। सब लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कि जैसे जैसे तुम्हारा h जीरो पे टेंड हो रहा है, तुम्हारे x2 और x1 के बीच में डिफरेंस कम होते जा रहा है, तुम्हारा x2 जो है वो x1 की तरफ टेंड हो रहा है, वैसे वैसे योर सीकेंट AB इज गेटिंग कन्वर्टेड एट टैंजेंट एट ए। ये सीकेंट था, ये धीरे धीरे टैंजेंट एट ए पे कन्वर्ट हो रहा है। तो सब लोगों को इतना क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो पूछो, क्लियर है तो थम्स अप दे दो। ये जो यहाँ पे है ये सीकेंट का स्लोप है, और जब h जीरो पे टेंड हो रहा है तब वो सीकेंट टैंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सो अगर हमें टैंजेंट का स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए इज गिवन बाय लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h को जीरो की तरफ टेंड कर देंगे और ये यही फॉर्मूला लिख देंगे। ये सीकेंड के स्लोप का फॉर्मूला है, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ये सीकेंड के स्लोप का फॉर्मूला है। लेकिन सिंस हमें ये चीज पता है कि जब h जीरो की तरफ टेंड करेगा तब जो सीकेंट ए वो टैंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए h टेंड टू जीरो लिख रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x द होल अपॉन h, ये होता है फॉर्मूला टैंजेंट का, और यही dy बाई dx होता है। इसी को हम dy बाई dx बोलते हैं, एकदम स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय एकदम स्मॉल चेंज इन x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ x द होल बाय h, ये dy बाई dx होता है, यही डिफरेंशिएशन होता है। फिलहाल इतना लिख लो, फिर थोड़े डेरिवेशंस बताता हूँ और, ठीक है। सो अभी एक टेबल दे रहा हूँ, वो टेबल एकदम अच्छे से लर्न करना है। फॉर ना उतना कर लिया तो ही बहुत है, फिजिक्स में उतना ही काफी है। सो यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ, फंक्शन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं dy बाई dx लिख रहा हूँ, y इक्वल टू f ऑफ x लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और राइट में मैं dy बाई dx लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब फंक्शन हमारा x रेज टू n होता है, जहाँ पे x एक वेरिएबल है और n एक कांस्टेंट है, तब उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। याद कर लो अभी के लिए। अगर फंक्शन साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, अगर फंक्शन cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। ये कैसे आ रहा है? जो पहले जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो फॉर्मूला को अप्लाई करके ये चीज आ रही है। वो एग्जैक्ट डेरिवेशन इनवेज बता ही दूंगा मैं बाद में, बट अभी के लिए याद कर लो। अगर फंक्शन आपका tan x है तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। अगर फंक्शन आपका cot x है तो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ठीक है। अगर फंक्शन sec x है तो डेरिवेटिव हो जाएगा sec x इंटू tan x। अगर फंक्शन आपका cosec x है तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, ठीक है। और दो तीन स्पेशल फंक्शंस है। अगर फंक्शन आपका यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ dy बाई dx। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। एक स्पेशल फंक्शन होता है e रेज टू x, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है। फिर कोई भी कांस्टेंट रेज टू x, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट था,
यहाँ पे कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, फर्क है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a रेस टू x इंटू लॉग है। एंड फाइनली log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ऐसे और भी फॉर्मूलाज है, बट फॉर नाउ इतने फॉर्मूलाज याद कर लो। तो चलो ये एक फॉर्मूला लिख लो, इसका एप्लीकेशन बता दूंगा मैं। अभी एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है y इज गिवन बाय x रेस टू 5, तो dy बाई dx की वैल्यू बताओ। dy बाई dx क्या होना चाहिए? अब ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? ये इस कैटेगरी में आ रहा है, x रेस टू 5, n की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो यहाँ पे ये dy बाई dx क्या हो जाएगा? ये dy बाई dx हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस वन। तो dy बाई dx का आंसर आ जाएगा 5 इंटू एक्स रेस टू 4। सब लोगों को इतना क्लियर है? एकदम बेसिक चीज, और कुछ है ही नहीं। और एग्जांपल ले लो, आपका क्वेश्चन है से 6 रेस टू x, y इज इक्वल टू 6 रेस टू x। आपको dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बस दैट्स इट। dy बाई dx क्या होगा? इसका फॉर्मूला लगा दो, ये कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका आंसर है a रेस टू x इंटू लॉग है। सो ये बन जाएगा 6 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 6। दैट्स इट, सिंपल है। I mean, इसके और 2-3 रूल्स है, वो एनीवेज नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, पर फॉर नाउ एटलीस्ट ये टेबल याद रखो। टेबल कैसे जाना है वो देख लो। अगर आपका y दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan x, अगर y tan x है तो dy बाई dx क्या होगा? टेबल देके फट से बोल दो, अरे tan x इसका dy बाई dx इज sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो सब लोग को इतना क्लियर है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे।